चलो बच्चे लोग अभी हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में लेंस सरफेस से एक बार पूरा काम किया हुआ लाइट कटने की वजह से, पता है, मूड ऑफ हो गया आज। लाइट कटने की वजह से पूरा एकदम 1 घंटा बर्बाद हुआ पूरा। सब कुछ हो गया था, लास्ट 2-4 मिनट बचा हुआ था, निपटा दिया पूरा, वीडियो भी नहीं मिला। चलो आ जाओ, हम लोग फिर से काउंट करते हैं और मजे लेते हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मुद्दा इंपॉर्टेंट है भाई। बोले सर क्या है इंपॉर्टेंट मुद्दा? इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, रेफ्रैक्शन पढ़ना है। रेफ्रैक्शन फॉर्मूला, रेफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर, क्या हो रही है? रेफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर थिन लेंसेज। थिन लेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और इसी का दूसरा नाम है नहीं? इसी को पूछने का और भी तरीका है। बोले क्या, यदि आपसे 5 नंबर में पूछ दिया जाता है तो ऐसे भी पूछ दिया जाता है, प्रूव। क्या प्रूव करना है सर? 1/v, है नहीं? ऐसा, हाँ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ये है बच्चा लेंस मेकर फॉर्मूला, और इसी को आपको पूछ दिया जाता है। कई बार आप देखोगे ऐसे भी लिखा होता है ये फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ये भी इसी का नेक्स्ट वर्जन है नहीं? किसी भी लेंस के फोकस का ये फॉर्मूला होता है। ये बात है। अब तो चलो ठीक है सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आया कि पूछने का एक तरीका ये है, नहीं? पूछने का एक तरीका बच्चा अपना ये है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वही बात है कि सर हम लोगों को लिख लेना है, वी कंसीडर ए थिन बाइकन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 and r2, refractive index mu2. This lens is placed in the surrounding medium of refractive index mu1. We have to evaluate the lens maker's formula. So we kept an object of point size on the principal axis at distance u, and after refraction 2 times जो इमेज बनता है बच्चा वो कहाँ पे बनता है? वी पे बनता है नहीं? ये नॉर्मल सी बात है, अभी हमने लिखा था तो उसको हमने यहाँ पे रख दिया। चलो भाई, अब मेन जो बातें हैं वो मेन मुद्दा क्या है सर? मेन मुद्दे पे हम लोग आते, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते कि सर किस तरीके से ये क्वेश्चंस हम लोगों से पूछा तो जाता है, लेकिन किस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये एक मुद्दा है बच्चा। ठीक है नहीं? तो आ जाओ आ जाओ, हम लोग काम कर लेते हैं बच्चा लोग। चलिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स, इसका सबसे अच्छा नाम यही है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि सर ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मैंने आपको उसी टाइम में पढ़ाया था बच्चा, मैंने आपको बोला था कि लेंस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? एक कंसेप्ट है जिससे आप एक सोप बबल को, एक वाटर ड्रॉप्स को, या किसी भी ऐसे रिफ्रैक्टिव मीडियम को, ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस के जैसे ट्रीट कर सकते हो, है नहीं? जिसके पास 2 सरफेस हो और उसमें से कम एक सरफेस कर्व।
बोले सर ये बात तो समझ में आया। अब यदि ये समझ में आया बच्चा लोग, तो उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला को। बच्चा लोग देखो, आप बोलोगे कि सर अपने पास एक लेंस है, तो बोले हाँ सर। लेंस कैसे आप मानते हो? बोले सर पतला लेंस हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, है नहीं ये। पर मुझे बताओ, यदि मैं इस लेंस को थोड़ा सा जूम कर दूं ऐसे, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई खास बात तो क्या है। तो बच्चा लोग, हमने इस थोड़ा सा लेंस को क्या करा ना, आज बड़ा सा बनाया, एकदम बड़ा सा बनाया। बोले ठीक है, थोड़ा सा अच्छा तो बना नहीं, तो एक लेंस तो अच्छा बनाना पड़ेगा बच्चा लोग, है नहीं। अब आप बोलोगे कि सर लेंस आप बनाओगे कैसे, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ओके बच्चा लोग, देख लेते, चलो 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 चलो, ठीक है नहीं, तो है नहीं इसके पास ऑप्शन है। चलो बच्चा, हम लोग देख लेते हैं लेंस वगैरह कैसे बन सकता है। तो हाथ से ही बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाते हैं कि बच्चा ये अपने पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये अपने पास दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब थोड़ा बहुत आपको लेंस के जैसा लग रहा होगा, तो सर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो लग रहा है, तो इसको मान लो कि अपने पास एक बाई कन्वेक्स लेंस है। अब अच्छा लोग, जब भी बाई कन्वेक्स लेंस है तो आप लोग बोलोगे कि सर बाई कन्वेक्स इसलिए बोला गया, पहली बात तो ये कन्वेक्स है, और बाई बोलने का मेन रीजन क्या है, बाई कन्वेक्स बोलने का मेन रीजन ये है बच्चा कि इसके दोनों ही तरफ जो है कर्व सरफेस। तो सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, मैं मान लेता हूं नीचे वाला, इधर वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको R1 मानता हूं, और इधर वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग R2 मान के चलते हैं, ठीक है बच्चा, ऐसे। अब आप बोलोगे कि सर इस लेंस का कोई ना कोई प्रिंसिपल एक्सिस तो जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो इस हिसाब से बच्चा लोग प्रिंसिपल एक्सिस इसका हमने बना दिया। बोला ठीक है सर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। प्रिंसिपल एक्सिस नीचे लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको ऊपर कर दो, है ऐसे, ठीक है, बन गया। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ, तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखोगे। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन है सर, ओ है। सभी बच्चे जानते हैं कि सर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने रखा है, तो यहां ऑब्जेक्ट से एक रे तो कंफर्म निकलेगी, और ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद ये रेज हमेशा ऐसे जाएगी, पहले सरफेस पे पड़ेगी, है ना बच्चा, पहले सरफेस पे पड़ेगी। आप बोलोगे बढ़िया बात है सर, पहले सरफेस पे एक इंसिडेंट रे पड़ा है, तो यहां पे क्या होगा सर, रिफ्रैक्शन तो होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा बच्चा, तो यहां पे आप क्या ढूंढोगे, बोले सर रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। जब कभी भी हम लोगों को करवाना होता है तो हम लोग इस सरफेस पे हमेशा एक नॉर्मल ढूंढते हैं। तो बच्चा इस रे को देखो आप, तो ये रे जा किधर रही है, बोले सर ये रे जा तो रही थी इस रास्ते में, नहीं जा रही थी, इस रास्ते में जा रही थी, लेकिन क्या ये रेयर से डेंसर में जाने के बाद, रेयर से डेंसर कैसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लो म्यू, और इसको जहां सराउंडिंग मीडियम में हमने रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू1। तो सर एक रिफ्रैक्टिव सरफेस तो म्यू1 है, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितना है बच्चा, म्यू2 है। बोले सर इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, तो चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताएं, एक बात बताएं, क्या कि इंसिडेंट रे यहां से आ रही है ना, हाँ, तो ये जो इंसिडेंट रे आ रही है इस सरफेस पे जा रही है, ये जैसे ही डेंसर मीडियम में आएगी वैसे ये क्या कर जाएगी बच्चा, थोड़ा सा हल्का सा झुक जाएगी, हल्का सा झुक जाएगी। अब यदि आप दूसरे सरफेस से पूछोगे कि तुम्हारे पास इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट कहां है, तो ये बोलेगी देखो ऑब्जेक्ट हमारे लिए हमेशा वही होता है जहां से इंसिडेंट रे आती है। पर मुझे बताओ, क्या ये इंसिडेंट रे यहां से इसको आती हुई लग रही है ओ से, बोले नो सर, इसको आप क्या करो, सीधा सीधा पीछे ले चलो, अपने आप पता चल जाएगा कि ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, नहीं बच्चा। तो आपने क्या करा, इसको सीधा सीधा पीछे कर दिया,
ओहो, ये तो हमने इसको सीधा पीछे ले लिया, तो दूसरे सरफेस को ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिख रही बच्चा, यहां पे दिख रही है। कहां पे? बोले सर आप ठीक से देखो, पहले सरफेस पे थोड़ा सा फोकस करो और फिर से एक बार चीजों को थोड़ा सा बढ़िया से गौर करने का प्रयास करो। चलो आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, है नहीं बच्चा? चलो आ जाओ। बोले सर एक इंसिडेंट रे यहां से यहां गई, हाँ। दूसरी इंसिडेंट रे जो इधर से इधर आई होगी, क्या ये पक्की बात है कि इसके नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी? हाँ सर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो वो जीरो एंगल बना के आएगी, तो जीरो एंगल बना के चली भी जाएगी, तो C1 इसका इधर है। तो ये इंसिडेंट रे जो इधर पे पड़ी है, ये सीधा आगे निकल गई, पर पहले सरफेस से टकराने के बाद, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद एक रिफ्रैक्टेड रे आपको ये मिला और दूसरा रिफ्रैक्टेड रे आपको ये मिला। आप दोनों से पूछो कि भाई तुम आगे जाने के बाद कहां मिलोगे? बोले मिलाना क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि रिफ्रैक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहीं तो इमेज बनता है। तो जहां हमको रिफ्रैक्टेड रे कटता हुआ लगे या सच में कट जाए, वहीं पे हम लोग इमेज मानते हैं। तो बच्चा लोग, इसका ये मतलब हुआ कि सर ये रेज और ये रेज आगे जाने के बाद तो फैलती जा रही, तो आगे मिलना तो संभव नहीं है। तो इससे पूछो क्या तुम पीछे कभी मिले थे? तो बोले हाँ मिले तो थे। क्या ये सच में रियल इमेज होगा? नो सर, इस बार इसका तो वर्चुअल इमेज है। सबको पता चल गया ये बात? बोले सर यहां पे जाने के बाद फिर से दूसरे सरफेस पे ये पड़ी है, लेकिन दूसरे सरफेस का काम करने से पहले मैं आपको रफ में एक छोटा सा बात आपके लिए बता देना चाहता हूं कि यहां पे ये सरफेस अपना कर्व है, और कर्व सरफेस से जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो एक फॉर्मूला जरूर फेमस है, याद है? μ2 by v माइनस μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। तो आप बोलोगे सर μ2 by v पहले सरफेस का इमेज कहां बना? v डैश पे, माइनस μ1 by u मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? u पे ही मान लो। μ2 माइनस μ1 by r कौन? बोले सर r तो पहले सरफेस का होगा, तो r1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां बन गया। अब आप बोलोगे कि सर दूसरे सरफेस पे देखो ठीक से, और इस दूसरे सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल जो इमेज निकलेगा वो कहीं और होगा। हाँ बच्चा, हमने क्या कर दिया, यहां से एक रेज लिया, जो कि नॉर्मल है यहां का, क्योंकि इधर हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी बार यहां पे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा है, और ये नॉर्मल भी दूसरा है। ये पहला नॉर्मल है बच्चा, और ये दूसरा नॉर्मल, N1 और N2। नहीं भी लिखोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक। बोले सर यहां रेज डेंसर से रेयर में जा रही है, ग्लास से हवा में जा रही है, तो बोले तो क्या? तो ये रेज, ध्यान से सुनो, तो ये रेज क्या सीधी चली जाएगी? नो सर, जब भी मीडियम चेंज होता है तो सीधी जाना तो संभव है ही नहीं। तो ये किधर जाएगी? बोले सर ये हमेशा उधर जाएगी, डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है, तो ऊपर तो जा नहीं सकती, दूर भागने के लिए नीचे जाएगी। अब नीचे जाएगी बच्चा, तो ये रेज फाइनली यहां कहीं आके टकराएगी, और जहां पे ये रेज टकराएगी वो इधर एक रिफ्रैक्टेड रे पहले से जा रही थी, दोनों जहां पे आके मिलेगी वहीं पे अपना फाइनल इमेज बनेगा। तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ A पे, और दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ B पे, और दोनों बार रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज अपना यहां बना है V पे, है नहीं बच्चा? बोले सर एक बात बताएं, इस बार थोड़ा सा उल्टा हो रहा, ये भी तो है कर्व सरफेस ही, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता है, पर फॉर्मूला लगाने से पहले थोड़ा सा आप समझ लो बात को। क्या समझना है? इससे पूछो तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट कौन है, यू बताओ, तो ये क्या बोलेगी? जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, यहां पे आने वाली रेज ये है, जो पहले सरफेस का रिफ्रैक्टेड रे है वो दूसरे सरफेस का इंसिडेंट रे है, तो ये रेज इसको यहां से आती हुई लगेगी, तो इसको ऐसा लगेगा कि V डैश पे ऑब्जेक्ट रखा है।
तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश हो गया। बोले सर इमेज डिस्टेंस v बताओ। v तो बच्चा रिफ्रैक्टेड रे को आप देखो ना, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे ये है और ये दोनों सच में यहाँ आके मिल रही है, तो फाइनल तो v पे बनेगा। ठीक है। बोले सर u1 बताओ कितना। u1 मतलब पहला मीडियम जहां से रेज निकलती है। यहाँ पे रेज देखो ग्लास से निकल के हवा में जाती है, तो ग्लास इस बार पहला मीडियम होगा, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है सर। तो आप μ1 इस बार आपका μ2 के बराबर हो जाएगा। μ2 बोले सर जिसमें रेज जाती है, इस बार कहां जा रही है, हवा में। हवा का सराउंडिंग मीडियम का कितना है, μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद रेडियस बताओ। बोले सर इस सरफेस का रेडियस तो r2 है ना, तो लिख दिया। तो बच्चा लोग इतना लिखने के बाद ध्यान से सुनो, इतना लिखने के बाद आप बोलोगे कि सर एक बात बताएं, फॉर्मूला तो यही है, क्या इस पे लगा दें μ2। ध्यान देखना, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। फॉर्मूला लगा लो। बोले सर एक बात बताएं, अपना जो μ2 है इस बार वो μ1 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा μ1 बाई वी किसके बराबर है। बोले सर v जो है अपना वो तो v ही है, माइनस μ1 बाई μ1 किसके बराबर है, μ2 के बराबर, लिख दिया। बोले सर u किसके बराबर है, u जो अपना बराबर है बच्चा वो किसके बराबर बोलो। बोले सर u जो अपना बराबर है वो v डैश के बराबर है, रख दिया। कितना हो जाएगा, बोले सर ये उल्टा हो जाता है ना, तो ये μ1 माइनस μ2 बाई r के जगह पे कितना आ जाएगा, इस सरफेस का कर्वेचर r2। ठीक है सर। बस जिस बच्चे ने ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ठीक से लिख लिया उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब क्या ही बताएं, इतना आसान है, सिर्फ इतना लिखना है। बोले सर जिस तरीके से आपने यहाँ ये लिख दिया तो उसके हिसाब से तो हम लिख देंगे, इसको यदि इधर भी लिख देते तो ज्यादा बेटर रहता। नहीं तो चलो मैं इधर भी आपके लिए लिख ही देता हूँ, आप लोग टेंशन वेंशन मत लिया करो, है नहीं बच्चा ऐसे। बोले सर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिलेगा नहीं। हाँ भाई, u कितना है, u है, v कितना है, v डैश है, μ1 कितना है। बोले सर μ1 तो अपना μ1 ही यहाँ पे, μ2 कितना है, पहले मीडियम हवा से दूसरे मीडियम ग्लास में गया है तो दूसरा मीडियम अभी भी ग्लास का है। r कितना है, बोले सर पहले मीडियम सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे a पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाने से पहले आप इतना कंफर्म कर लेना और बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाने से पहले आप इतना कंफर्म करना। इतना दोनों जिसको पता चल गया उसके लिए ये चीजें बहुत आसान है। बोले सर उसके बाद क्या करना है, मैं चाहूं तो यहाँ पे एक ही सेकंड में मैं पूरा लिख सकता हूं, लेकिन मुझे लिखवाना अच्छे से है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे। देखो एक मिनट, पहला इसका μ2 बाई बी डैश और दूसरा इसका μ2 बाई बी डैश, एक प्लस एक माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा। दोनों में देखो इसमें भी μ1 इसमें भी μ1 कॉमन आ जाएगा, μ1 कॉमन आएगा तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू कितना। बोले सर दोनों में ठीक से देखो, इधर μ1 माइनस μ2 माइनस μ1 है और इधर μ1 माइनस μ2 है, तो दोनों को कॉमन ले लो, ले लिया μ2 माइनस μ1 कॉमन, कितना बच जाएगा। बोले सर ये प्लस में होगा 1 बाई r1 और ये माइनस में होगा 1 बाई r2, हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला खत्म। μ1 को इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो सर इसका मतलब ये है कि ये तो बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन तरीके से तो लिखना पड़ेगा सर। हाँ, तरीके से लिखने के लिए बच्चा हम लोग आइए एक बार फिर से इस पे मेहनत कर लेते, बस 1-2 सेकंड की बात है, ज्यादा हम लोग टाइम लगाएंगे नहीं, 1-2 मिनट की बात है सर, है नहीं। देख लीजिए अब चलो आपका क्या होगा काम कि सर एक बात बताएं, अब यहां पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस ए कर्व सरफेस जो है उससे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। आप बोलोगे कि सर अभी तो लिखा था, हाँ बच्चा उसी को मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूं, परेशान मत हो। कितना हो जाएगा μ2 बाई वी किसका, v डैश सर पहले वाले के लिए v देखो कितना है, बोले सर v डैश है, माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू कितना
μ2 माइनस μ1 बाय r नहीं हो के r1 होगा पहले सरफेस का कर्वेचर। ठीक है सर, दूसरे सरफेस का कर्वेचर पे आ जाओ। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस बी कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन। बोले सर बी से रिफ्रैक्शन करवाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? फॉर्मूला तो यही है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। लेकिन बच्चा इसमें वैल्यू हम लोगों को चेंज करके लिखना है। बोले क्या चेंज करना है सर? ये देखो, u के जगह पे v डैश, v के जगह पे v, तो लिखो μ1 के जगह पे μ2 और μ2 के जगह पे μ1। तो ये कितना, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v डैश इक्वल टू μ1 माइनस दूसरा रेडियस कितना है r। बोले सर दोनों इक्वेशन समझ में है। अब यदि बच्चा आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर तो आसान चीज है। बोले कैसे? आप क्या करो, ऐड करो बाय एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन को जोड़ने से, बोले सर दोनों इक्वेशन दिखेगा तभी तो जुड़ेगा। चलो आ जाओ मैं दिखा देता हूं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख के। यहां पे लिख दो, कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा μ2 बाई वी, μ2 बाई वी माइनस μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। आई बात बच्चा समझ में? ये बोले सर ये बात तो सबको समझ में आया। दूसरा बताओ, दूसरे की हम यदि बात करें आपसे, दूसरे की आपसे हम बात करें तो क्या करना है सर? हाँ पहला इक्वेशन ये था ना, हाँ सही है। दूसरा इक्वेशन कितना है? बोले सर दूसरा इक्वेशन आपके सामने खड़ा है, कितना? μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इक्वल टू μ1 माइनस μ2। एक बात बताएं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 बाय आर, इधर r1 इधर r। ठीक है बच्चा, दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन एक साथ लिखा गया सर, तो जोड़ना घटाना गुना भाग करना तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो हमने क्या कर दिया, इसको ठीक से देखा और दोनों ही कट गए। नहीं, दोनों ही कट गए। अब कटने के बाद एक प्लस था एक माइनस था, इस वजह से कट गए। अब जोड़ोगे सर, इसमें भी μ1 है इसमें भी μ1 है, एक साथ μ1 कॉमन ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? प्लस वाले को पहले लिखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू कितना बच्चा? बोले सर इक्वल टू इधर है, देख लो इधर कॉमन क्या आ रहा है, μ2 माइनस μ1 बाई कितना बच्चा? 1 बाई r1 प्लस में है सर और 1 बाई r2 माइनस में है, लिख दिया। अब μ1 को इधर ले जाओ तो सर ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r। बोले सर फॉर्मूला तो बहुत आसान था प्रूफ करना। हाँ भाई ये फॉर्मूला सच में बहुत आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों से बोर्ड में पूछा बहुत जाता है। दो चीजें आप डेरिवेशन प्रिज्म ये ऑप्टिक्स के लिए जरूर ध्यान रखोगे। पहला नंबर क्या? कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला एकदम कंफर्म याद रखना है, चाहे आप नहीं समझ पाए हो तो। और दूसरा ये एकदम इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से कोई 100% पूछेगा, इस बात की गारंटी भी है। बात समझ में आ? ये ध्यान रखना आप लोग। बोले सर ये क्या है? ये है हमारा लेंस मेकर्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बोले सर ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ चुका है। हाँ बच्चा सबको समझ में आ चुका है। बोले सर क्या एक बात बताएं आपको, इसमें कुछ स्पेशल केस लिख दिया जाए? लिखिए स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या? तो बच्चा हम लोग देख रहे हैं स्पेशल केस, और स्पेशल केस की बात क्या है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लाइट आज बार बार कट जा रही है, तो चलो कोई बात नहीं,
स्पेशल केस वाले मुद्दे को हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर मुद्दा क्या है अपना कि सर स्पेशल केस, इसी में सर यदि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाए, है नहीं, कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो बच्चा, इनफाइनाइट पे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ हो बोलो, बोले सर ऑब्जेक्ट यदि हमारा इनफाइनाइट पे हो, इफ u इक्वल टू इनफाइनाइट देन v इक्वल टू फोकस। आप सभी जानते हो कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है बताओ, बोले सर इमेज तो अपना फोकस पे बनता ही है। तो इस केस में आप क्या करोगे, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय, नहीं, μ2 माइनस μ1 बाय r, μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला अपना यही है। बोले सर इसी फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में क्या हो जाएगा बच्चा, आप u के जगह पे इनफाइनाइट रख दो और v के जगह पे फोकस रख दो। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 1 बाई इनफाइनाइट 1 बाई f माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। बोले सर ये 1 बाई इनफाइनाइट तो 0 हो गया ना, तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो बच्चा 1 बाई एफ जो है ये लिखा जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। और यही कहलाता है बच्चा, ये यदि आप दूसरा इक्वेशन के बाद यदि बात करोगे तो इस इक्वेशन को 1 मिनट के लिए मान लो आप तीसरा इक्वेशन है, और इसको मान लो चौथा इक्वेशन, नहीं इसको क्या मान लो चौथा इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा ठीक से देखिए आप, तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन से थोड़ा सा ठीक से देखने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि सर दोनों का RHS तो इक्वल है, तो क्या इसके LHS भी इक्वल होंगे, हाँ। तो बच्चा लोग इसका इक्वेशन से, इक्वेशन कौन सा बोलो, बोले सर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, तो आप लिखो बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन की मदद से क्या लिखोगे, बोले सर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। और यही कहलाता बच्चा लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला के मदद से लेंस फॉर्मूले को प्रूफ करें, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद फर्स्ट स्पेशल केस आप लिख देना, काम हो जाएगा। बोले सर सेकेंड स्पेशल केस क्या है, इसी में देखो बच्चा, इसी में स्पेशल केस नंबर 2। क्या स्पेशल केस है सर, यदि मान लो, बोले क्या मानना है, इफ μ1 जो है अपना सराउंडिंग मीडियम वो एयर है, तो सर एयर के लिए म्यू का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। एंड μ2 जो है ग्लास या लेंस के रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये यदि मान लिया म्यू है, तो सर ये फॉर्मूला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 1 बाई एफ का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा, बोलो कितना, तो म्यू माइनस 1, नीचे में डिवाइड 1 से करोगे तो 1 ही रहेगा, इधर तो ये ऐसे रहेगा, तो कितना 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से बच्चा लोग आप एक फॉर्मूला ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको ये भी प्रूव करने के लिए बोल देता है, तो यहां तक पहुंचा देना, क्या कौन सी बड़ी बात, पांचवा इक्वेशन मान है कि नहीं। तो बच्चे लोग आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को निपटाया है, जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो तो इस फॉर्मूला को किसी भी हाल में हम लोगों को छोड़ना नहीं है। यदि आप लोगों को लगा होगा कि सर ये थोड़ा सा ऑनलाइन में कम समझ में आया है, तो आप एक बार जब आओगे ऑफलाइन में तो बोलना किसी सैटरडे या संडे को मैं इसको चुटकियों में सॉल्व करना सिखा दूं। ठीक है, ये तो ऑनलाइन में हमको इतना सारा चीज बोलना पड़ता ताकि बहुत बच्चे को समझ में आए, ऑफलाइन की बात करोगे तो मैं 1-2 मिनट में
2 मिनट 3 मिनट के अंदर मैं इसको एकदम अच्छे से प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। और आपको भी जितना बोलूंगा, जिस तरीके से बोलूंगा, उतना याद रखो, काम हो जाए, ठीक है बच्चा। तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग टेंशन वगैरह नहीं ले रहे हैं, सीधा सीधा बात कर रहे हैं कि सर आज के बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूले में हम लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो सर नेक्स्ट क्लास में, अब देखो अभी तक हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ी है, लेंस पढ़ लिया, ऑप्टिकल सेंटर वगैरह पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इमेज ड्रॉ करना नहीं सीखा, नहीं बच्चा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज को ड्रॉ करना सीखेंगे कि इमेज एक्चुअली में बनाए कैसे जाते हैं, लेंस के इमेजेस कैसे बनते हैं, क्या इसके रूल्स वगैरह होते हैं, नहीं उसको हम लोग देखेंगे। फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज को देखेंगे, इसको निपटाएंगे। तो ये यहाँ पे आने के बाद लेंस जो है ये फिनिश होने के कगार पे होगा। लेकिन 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 क्या कि लेकिन भाई साहब इसके और भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इस बीच में, नहीं जैसे यहाँ पे देखोगे आप, फोकल लेंथ जो है, ध्यान से देखना यहाँ पे ये 1 मिनट छोड़ो, इस पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस पे बात करते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल मुद्दे पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, जिससे क्या होगा कि फोकल लेंथ जो है वो एक्चुअली म्यू पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग कलर का फोकल लेंथ अलग अलग होता है, अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से। तो यदि आप ये सब बातों को समझने लग गए तो समझो कि आप ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से जान रहे हो भाई साहब। और थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, नोट्स वगैरह कंप्लीट करते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।